हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। हम इस लेसन में देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार मतलब एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स क्या हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 के अंतर्गत डील करते हैं। तो ये क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए, आर्टिकल 29 और 30, तो ये जो हैं वो माइनॉरिटीज़ जो होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करता है। तो वो कौन से अधिकार हैं? तो वो उनके कल्चरल मतलब कह सकते संस्कृति संबंधी अधिकार हैं और उनके शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये सारे अधिकार हमारा संविधान उन्हें देता है कि अगर माइनॉरिटी वाले हैं मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो उन्हें अपने अधिकारों को, अपने संस्कृति को, अपनी शिक्षा को, अपने भाषा को, कल्ट को प्रिजर्व करने की पूरी स्वतंत्रता हमारे संविधान के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें यही बात मतलब कही जाती है, पूरी जो भी जानकारी इसमें प्रोवाइड कराई गई है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग अपनी लिपि, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, संस्कृति आदि को सुरक्षित कर सकता है और उसे ऐसा करने से कोई सरकारी संस्था नहीं रोक सकती। ओके, ये आर्टिकल 29 में बोला गया है। और इसके बाद क्या है, यह अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि इसमें अल्पसंख्यक क्या है, मतलब मैं आपके यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक शब्द है उसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, तो आपको अपने माइंड में क्लियर मतलब क्रिस्टल क्लियर करना है कि अल्पसंख्यक कौन है। तो ये आपको क्लियर करना है यहाँ पर। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द माइनॉरिटीज़, तो आपको सीधे बात ये बोलना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइन। ओके, संविधान के अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो थे मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया है। ये आपको क्लियर करना है। ओके, तो फिर माइनॉरिटी है कौन, ये सवाल उठता है। तो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब मैटर ये गया था कि माइनॉरिटी कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गवर्नमेंट से पूछा है कि आप हमें बताइए कि माइनॉरिटी कौन है, मतलब आप कुछ ऐसा प्रोविज़न करिए जिसमें माइनॉरिटी का जो डेफिनेशन है उसे जस्टिफाई किया जा सके। ओके, तो ये कुछ इशू हैं। तो जब हम वो वर्डिक्ट आता है तो उसको देखेंगे क्या उस वर्डिक्ट को जो सरकार है, सरकार ने कि विधि आयोग ने है उसको किस तरीके से लिया है। ओके, फिर क्या है, नागरिकों को एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषा या वादे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। मतलब इसका क्या है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है या समुदाय के लोग हैं जो किसी विशेष भाषा या मतलब किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम फिर 1951 है उसका वॉयलेशन नहीं करते हैं। ओके, मतलब जो इंग्लिश में अगर हम इसे बोले तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। ओके, अब देखिए, अगर हम ये पूछें आपसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में टोटल कुल कितने समुदाय हैं, कौन कौन से हैं जो कि माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, मतलब अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये कुल मिलाकर के 6 समुदाय हैं जो कि अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। और जैन को कब दिया गया, तो आपको याद रखना है 2013 में जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया था, लेकिन उन्हें अन्य जो अल्पसंख्यक है उनके बराबर उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं है अभी भी। अब देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास से को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में अम्ब्रेला स्कीम स्टार्ट की गई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार किसकी थी, यूपीए फर्स्ट थी। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्होंने 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था, किसको लेकर के, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के डेवलपमेंट के लिए। ओके, फिर आपके सामने आर्टिकल 30, तो अब मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आर्टिकल 29 क्लियर हो चुका होगा। मतलब वो किसको लेके बात करता है, कल्चर को प्रिजर्व करने, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, और इसके बाद क्या है, जो आर्टिकल 30 है संस्थाओं की मतलब स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है उसके बारे में बात करता है। मतलब जो प्रशासनिक तरीके से किस तरीके से कोई इंस्टीट्यूट को चलाना है, रन करना है, इसमें ये सारी बातें कही गई है। तो इसमें क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश अ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसमें अधिकार दिया गया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपने इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। तो फिर सवाल उठती है कि इंस्टीट्यूट चलाने के क्या क्या तरीके होंगे, उसमें किस तरीके से उसको चलाया जा सकता है। तो सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं
की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा, ये बोला है हमारे संविधान ने। फिर सरकार उसे अनुदान मतलब जो ग्रांट देगी, जो पैसे देगी, उसको देते समय सरकार उनसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी, ये बोला गया है इसमें। फिर आता है इसमें कि सिलेबस कौन डिसाइड करेगा इसका। तो देखिए, सिलेबस डिसाइड करने का अधिकार यहाँ पे राज्य को दिया गया है। राज्य मतलब स्टेट को, भारत सरकार को यहाँ पर इसका अधिकार दिया गया है। और फिर अब अगला सवाल आता है कि अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। पहला, राज्य से जो आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे वो हो सकते हैं। फिर राज्य से मान्यता प्राप्त करेंगे लेकिन किसी प्राइवेट फंडेड के थ्रू चलेंगे, ये हो गया। फिर तीसरा ये रहेगा कि वो राज्य से परमिशन भी नहीं लेंगे और प्राइवेट फंडेड चलेंगे। ओके, तो ये इस तरीके के 3 तरीके होते हैं। और फिर वही बात आती है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रारंभिक में। ओके, तो ये हमारा पूरा लेसन रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं और इससे रिलेटेड आपको जो भी लेसन रिक्वायरमेंट है, मैं ये आपको अनअकैडमी पर जाकर आप सर्च करेंगे, मतलब मेरे नाम से मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा लेसन अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे अनअकैडमी के कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे, जो आप अच्छे से देख सकते हैं। बहुत अच्छे डिटेल से आपको समझाई गई है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप जाकर के अच्छे से उन लेसन को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पानी को बचाइए, ट्री को बचाइए, पढ़िए पढ़ाइए, फेक न्यूज़ को दूर रखिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।